Good morning. Very, very good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Ramatar. Good morning, Yogesh. Good morning, Lokesh. Good morning, Anjali. Good morning. Good morning. Good morning, Ratan. Good morning, Satpal. Good morning, Naveen, Vinita, Gajender, Surender, Kapil, Hiralal, Umesh, Sudhanshu, Uma, DC Pathak, Surender, Jyoti, Akram. Good morning, good morning, good morning. जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल, जय महाकाल। शुभ प्रभात, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। राधे राधे, राधे राधे प्रियंका। चलो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सोनू। तो हम जो कर रहे थे वो थी प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया कैसे जमीन हम पे प्रतिक्रिया करती है, कैसे लिफ्ट जो है वो हमारे वजन को बढ़ा और घटा सकती है, किस तरीके से वेटिंग मशीन को एक लिफ्ट जो है वो मैनिपुलेट करती है, ये प्रतिक्रिया किस तरीके से बिहेव करती है और कैसे ये सारा काम होता है, और ये सारा लेन देन जो भी हो रहा है वो प्रतिक्रिया की वजह से ही होता है। जो हम महसूस करते हैं वो प्रतिक्रिया होती है ना। प्रतिक्रिया होती है। आप किसी को थप्पड़ मारो तो फिर प्रतिक्रिया तो होती है। जो प्रतिक्रिया होती है वही आप महसूस करते हैं, क्रिया तो आप महसूस करते नहीं। थप्पड़ आपने किसी को मारा तो वो खाएगा ना, तो क्रिया हुई है, वो तो महसूस तो वो कर रहा है अभी। हाँ, वो जो वापस प्रतिक्रिया करेगा वो आपको महसूस होगी। तो हमें जो महसूस होती है वो हमेशा प्रतिक्रिया होती है, क्रिया का तो फर्क नहीं पड़ता। आप किसी की बेइज्जती कर दो, कितनी भी बेइज्जती कर दो, आपको महसूस ही नहीं होता कि आपने उसकी बेइज्जती की है। बदले में वो आपको 2 शब्द कह दे, देखो कितना महसूस होता है। तो हम जिस चीज को महसूस करते हैं या जिस चीज को रियलाइज करते हैं वो होती है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया कितनी हो रही है वही हमें बदलती है, वही हमें एहसास कराती है कि भाई हमने क्रिया कितनी की थी। तो प्रतिक्रिया का नियम शायद प्रकृति ने इसीलिए बनाया ताकि आप लोगों को आभास होता रहे कि आप क्रिया कितनी कर रहे हैं, है ना। तो ये न्यूटन के नियम के अनुसार ही सब कुछ चल रहा है। अब उसी में आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति और है, ये हो गया क्या? 70 किलोग्राम का मनुष्य, ये कौन सा था? ये भी तो 70 किलोग्राम वाला ही था। हो गया, वापस आ गया। हाँ, अब इस पे लेते हैं 57। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति है जिसका वजन 40 किलोग्राम है। एक व्यक्ति है जिसका वजन 40 किलोग्राम है। अब वो व्यक्ति लिफ्ट में बैठा है, यात्रा कर रहा है। आदमी पर लिफ्ट के तल से प्रतिक्रिया क्या होगी जब लिफ्ट अचर वेग से चल रही हो? अब लिफ्ट अचर वेग से चल रही है, गौर करिए, वर्ड पे गौर करिए। अचर वेग से चल रही है, अचर वेग से चल रही है। अचर वेग से चल रही है मतलब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा। अचर वेग, अचर वेग यानी वेग में कोई परिवर्तन नहीं है। वेग में परिवर्तन 0। अचर वेग, अचर वेग, वेग नहीं बदल रहा है, लिफ्ट का वेग नहीं बदल रहा है। अगर लिफ्ट का वेग नहीं बदल रहा है तो वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा। अब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसका मतलब त्वरण नहीं है। लिफ्ट में कोई भी त्वरण नहीं है, लिफ्ट का त्वरण 0 है। लिफ्ट का त्वरण 0 है और ये जो एक्स्ट्रा नहीं है, तो फिर जितना है उतना ही महसूस करोगे, जितना है उतना ही महसूस करोगे। समझिए, लिफ्ट का जो त्वरण है वो 0 है, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, लिफ्ट का त्वरण 0 है। अगर लिफ्ट का त्वरण 0 है इसका मतलब ये जो व्यक्ति है
ये क्रिया और प्रतिक्रिया के नियमानुसार अभी इस पे सिर्फ एक ही क्रिया है, वो है mg, और उतनी ही मात्रा की प्रतिक्रिया है r बराबर mg, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी एक्स्ट्रा जो फोर्स है वो यहाँ पर नहीं आ रही है। इसका मतलब r बराबर mg हुआ। तो प्रतिक्रिया कितनी हुई, r, m का मान 40, g का मान 9.8, और r बराबर हो गया 8 चौक 32, 392 न्यूटन। ये प्रतिक्रिया हुई। बात समझे हो? महत्वपूर्ण बात समझ में आई कि इसमें क्या है। इसमें अचर वेग से चल रही है। अचर वेग से चल रही है मतलब वेग नहीं बदल रहा, और वेग नहीं बदलता तो त्वरण कैसे आएगा, क्योंकि त्वरण आता कब है, जब वेग बदलता है। वेग के परिवर्तन का नाप ही तो त्वरण है, कि वेग कितना बदल रहा है, चाहे वो कम हो रहा हो चाहे वो बढ़ रहा हो, वेग बदल रहा है मतलब त्वरण है। वो जितना बदल रहा है वही वेग है। महंगाई क्या है, महंगाई क्या है, महंगाई ये है कि कल जो आप सामान लेके आए थे, उसी सामान को जब आप आज लेके आते हैं, तो वो जो भाव में अंतर आए हैं, जो भाव में अंतर आए हैं वही तो महंगाई है। महंगाई क्या है, एक दर ही तो है। महंगाई क्या है, जिसको आप महंगाई बोलते हैं वो क्या है, वो एक दर ही तो है। आपके जो सामान लेके आते हैं उसमें जो परिवर्तन की दर है, उसके जो भाव है, उसके भाव में जो परिवर्तन की दर है वही तो महंगाई है। वही तो महंगाई है। कभी वो ऋणात्मक हो सकती है, कभी वो धनात्मक हो सकती है। आज आप एक ब्रेड का पैकेट लेके आए, 20 रुपए का था, है ना, और कल लेने गए मान लो वो 22 रुपए का हो गया, तो आप कहते हैं महंगाई बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि कल 20 का था, आज वो 22 का हो गया, तो 2 रुपए महंगाई बढ़ गई। तो ये परिवर्तन की दर जो चेंज हो रहा है। और वही अगर 20 था और आज भी 20 मिल रहा है, तो हम कहते हैं भाई एटलीस्ट ब्रेड के मामले में तो महंगाई नहीं बढ़ी है। जैसे पार्ले जी है, बहुत समय तक पार्ले जी फिक्स चला था, है ना, कि पार्ले जी ने महंगाई नहीं बढ़ाई। तो वही है कि महंगाई एक प्रकार का परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो भाव में करता होगा, ये वेग में करता है। तो त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन हो नहीं रहा, यानी त्वरण लिफ्ट का जीरो है। अब त्वरण लिफ्ट का जीरो है तो यानी त्वरण तो कुछ है ही नहीं, तो आर बराबर सीधा mg हो गया। प्रतिक्रिया उतनी होगी जितना इसका भार होगा, प्रतिक्रिया उतनी होगी जितना इसका भार होगा। ठीक है, अगला सवाल। अब लिफ्ट ऊपर जा रही है, अब लिफ्ट ऊपर जा रही है। यह है 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक आदमी लिफ्ट में यात्रा कर रहा है, वजन है इसका 40 किलोग्राम। आदमी पर लिफ्ट के तल पर प्रतिक्रिया क्या होगी जब लिफ्ट में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण जो है से ऊपर जा रही है, त्वरण से ऊपर जा रही है। अगर ऊपर जाती है तो आपकी प्रतिक्रिया हो जाती है R बराबर m g प्लस ए। आर बराबर, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो प्रतिक्रिया ऊपर जाते टाइम तो ये प्रतिक्रिया हो जाती है, हमने बनाया था। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, याद रखिएगा लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वो वाला हो जाता है आर बराबर एम ए प्लस जी। नीचे आ रही है तो हो जाता है आर बराबर एम जी माइनस ए, है ना। इन दोनों ही रिजल्ट को कहीं पे लिख लो। वो एक रिपीट क्वेश्चन आया था ना, उसको हटा देता हूँ, वहां लिख देता हूँ। लिफ्ट ऊपर जा रही है या लिफ्ट नीचे आ रही है। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, ए त्वरण से लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो प्रतिक्रिया जो होती है आर वो होती है एम जी प्लस ए। और एफ नीचे आती है, और अगर ये चीज याद ना रहे तो ऐसे याद कर लेना कि जब आप लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो आपको भार ज्यादा महसूस होता है, और लिफ्ट नीचे आती है तो आपको हल्कापन महसूस होता है। हल्कापन हुआ है इसका मतलब कुछ कम हुआ है, प्रतिक्रिया कम हुई है। और ऊपर जा रहे हैं तो प्रतिक्रिया बढ़ी होगी। तो अपने आप इस तरीके से याद कर लेना। लिफ्ट वाली थोड़ा सा अपना जो एक्सपीरियंस है आपका लिफ्ट वाला, उसको रिकॉल करिएगा कि जब भी आप लिफ्ट में बैठते हैं, लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको हल्का सा भारीपन महसूस होता है। वही लिफ्ट जब नीचे आती है तो आपको हल्कापन महसूस होता है ना। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको हल्का सा भारीपन महसूस होता है।
अब भारीपन महसूस हुआ, इसका मतलब मैंने पहले ही बताया, आप क्या महसूस करते हैं? प्रतिक्रिया। इसका मतलब प्रतिक्रिया बढ़ गई है, और प्रतिक्रिया बढ़ गई है मतलब क्रिया बढ़ गई है, तो फिर टोटल G प्लस A हो गया होगा। जब नीचे आते हैं तो आप हल्का महसूस करते हैं, इसका मतलब प्रतिक्रिया कम हुई है, प्रतिक्रिया कम हुई है इसका मतलब क्रिया भी कम होगी, फिर तो Mg माइनस A होगी। ठीक है। अगर बाई चांस, यहाँ पे एक चीज देखो, बहुत सुंदर चीज आती है यहाँ पे, कि अगर अभी एक चीज और यहाँ पे देखिए, अगर लिफ्ट जो है वो गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आ रही हो, अगर लिफ्ट का त्वरण जो है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर का हो, है ना, यहाँ पे हम ए त्वरण से नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, याद रख लेना इसको। जब लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, अगर मान लीजिए लिफ्ट जो है वो गुरुत्वीय त्वरण से आने लग जाए, तो अगर लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आ रही हो, गुरुत्वीय त्वरण के समान त्वरण से लिफ्ट नीचे आ रही हो, तो आपकी प्रतिक्रिया कितनी हो जाएगी? R बराबर M G माइनस A होता है। ए आप कह रहे हो कि G के बराबर है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आ रही है, और गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आते ही आपको R महसूस होगा 0, और इसी स्थिति को भारहीनता कहते हैं। इसी स्थिति को भारहीनता कहते हैं। आपको ये लगेगा कि आप तो एकदम, आपका वजन गायब हो गया, आपको लगेगा ही नहीं कि आपके शरीर में कोई वजन है, एकदम भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। अगर आपकी लिफ्ट जो है वो गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आए, गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आएगा, तो प्रतिक्रिया खत्म हो जाएगी, और प्रतिक्रिया खत्म होते ही आपको यूं महसूस होगा कि भारहीनता की स्थिति आ गई, जिसे भारहीनता कहते हैं। जैसे स्पेस होता है, आप जो स्पेस में जाएंगे तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। स्पेस में आपको प्रतिक्रिया नहीं होती, वहां पे प्रतिक्रिया नहीं होती। प्रतिक्रिया न होने की वजह से ये जो पार्ट है, क्योंकि वहां क्रिया नहीं होती इसलिए प्रतिक्रिया नहीं होती, क्रिया इसलिए नहीं होती, वहां ग्रेविटी नहीं होती, और ग्रेविटी नहीं होने की वजह से आपका Mg नहीं होता वहां पे। जब आपका Mg नहीं होता तो आपका R भी नहीं होता। Mg होगा तो ही तो R होगा ना, तो Mg नहीं तो R कहाँ से होगा, तो वो खत्म हो जाता है। इसलिए आप वहां पे भारहीनता की स्थिति में आ जाते हैं। ये चीज आप अपने लिफ्ट में भी कर सकते हैं। अगर किसी लिफ्ट को आप गुरुत्वीय त्वरण से नीचे लाएं, तो आप लिफ्ट के अंदर हिलने, यहाँ पे ऐसे लिफ्ट के अंदर तैरने लग जाओगे आप। क्यों? आप भारहीन हो गए, आप लिफ्ट के अंदर तैरने लग जाओगे। अब आप लिफ्ट के नीचे जमीन पे जो है लिफ्ट है, उस पर चिपके हुए नहीं रहोगे। अभी तो आप चिपके हुए क्यों हैं जमीन से? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण आपको खींच रहा है, जी आपको खींच रहा है, प्रतिक्रिया आप पे ऊपर लग रही है, बैलेंस है, और आप उस सतह पे, जो भी लिफ्ट की सतह है, उस पर चिपके पड़े, जुड़े पड़े। लेकिन अगर Mg ये खत्म हो जाए, प्रतिक्रिया 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्रिया प्रतिक्रिया खत्म, ये खत्म, तो आप हवा में तैरने लग जाएंगे, भारहीनता की स्थिति में आ जाएंगे। तो जैसे आप किसी स्पेस शटल में देखते हैं, या जो अंतरिक्ष में हमारा स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां पे आप देखते हैं तो वो लोग ऐसे तैर के जा रहे होते हैं हवा के अंदर। वो तैर के क्यों जा रहे होते हैं? कि वो प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया वहां खत्म हो चुकी होती है, कि वहां कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी ना होने की वजह से आपका R, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों 0 हो गए। अब आप हवा में तैर रहे हैं, आप भारहीनता की स्थिति में। आपको कभी अपना वजन वहां पे महसूस होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भारहीनता आ गई। तो ये भारहीनता वाली स्थिति आ जाती है। और ये स्थिति तब भी आती है जब कोई आदमी छत से कूदता है। जब कोई आदमी छत से कूदता है तो भी यही होता है, सेम स्थिति ऐसी होती है, उसको कोई वजन महसूस नहीं होता। हाँ, गिरने के बाद जरूर पता चलता होगा, क्योंकि जब क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जब वो जमीन पे टच करता है, तब क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तो हड्डियां टूटती है, चढ़ चढ़ की आवाज आती है, तो उस समय जरूर होती है। लेकिन बीच में रास्ते में बड़े ही मजे से उतरता है। यानी जब वो ऊपर से कूद रहा होता है और जो नीचे तक आ रहा होता है, तब हवा तक तो आनंद ही आनंद है, बस जमीन पे टकराए नहीं तो, लेकिन वो टकरा जाता है। इसीलिए जो पैराशूट वाले जो लोग होते हैं, जो पैराशूट पहन के कूदते हैं, उनको पता है कि वे जमीन से नहीं टकराएंगे, पैराशूट बचा लेगा। तो वो काफी रास्ते तक, जहां तक संभव हो सकता है वहां तक बिना पैराशूट को खोले हुए उतरते हैं, क्योंकि तब वो भारहीनता का आनंद ले रहे होते हैं। ये तो एडवेंचर है। एडवेंचर में और होता क्या है? एडवेंचर में होता क्या है? एडवेंचर में जान ना जाए, मजा जान जाने जैसा ही आए, है ना। मजा तो वही आए जो जान देने में आता है। लेकिन
सही में जान ना आ जाए, ताकि आगे भी ये मजे लिए जा सके। तो जो बम्पी जंपिंग करते होंगे, देखा होगा आपने, एक रस्सी पैरों पे बांधते हैं और जंपिंग करते हैं, वो उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है, आदमी फ्री फॉल गिरता है, इसे फ्री फॉल कहते हैं। फ्री फॉल गिरता है तो भारहीनता की स्थिति महसूस करता है। अब भारहीनता क्यों अच्छी लगती है हमें? सारा दिन वजन लिए फिरते हैं। आज जैसे मैं 80 किलो का हूँ, तो सारा दिन 80 किलो को ढोए फिर रहा हूँ, और एक टाइम जब मैं ऊपर से कूद रहा हूँ तो मैं 0 kg हो गया, तो अलग ही फील आता है, नहीं आता? तो बस वो एडवेंचर होता है। अब मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता, तो वो रस्सी बांध देते हैं, तो जैसे ही जमीन पे जाने की बारी आती है, इतनी में वो रस्सी वापस खींच लेती है, तो मरने का आनंद भी आ गया, मरा भी नहीं, तो वो डबल बेनिफिट हो जाता है। तो इसी को एडवेंचर कहते हैं, जान भी ना आ जाए, मजा भी वही आ जाए, जान देने जैसा, तो दोनों काम हो जाते हैं। ऐसे ही आप उसमें देखते हैं, ये सारी चीजें जो है, पैराशूट वाला है वो भी यही करता है, आपको नीचे तक ले जाता है, बाहर इंता फील कराता है, फ्री फॉल महसूस कराता है, फिर आप पैराशूट खोल के जान बचा लेते हैं। तो दोनों मिल जाते हैं, बिना जान दिए भी जान जैसा मजा आ जाता है, तो वही फीलिंग है। तो ये फीलिंग इसी वजह से होती है, क्योंकि ये नियम काम करते हैं। अगर ये नियम ना होते तो आपको मजा नहीं आता, है ना? जान निकल जाए फिर के बन जाए, फिर कौन बम्पी जंपिंग करे? कोई कौन करे? फिर जंपिंग जंपिंग कौन करे? सोचो, जान ही चली जाए जंपिंग करने के बन जाए, फिर क्यों कौन करे? अब जान कौन जाए, जने लोग खुद है। तो ये होगा कहानी एक। अब इसी कहानी का उपयोग यहाँ वाले क्वेश्चन में करते हैं। लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आर बराबर हो गया एम जी प्लस ए, है ना? कभी देखो ये फ्री फॉल में मजा क्यों आता है, ऊपर जाने में क्यों नहीं आता? उन्हें कहते लिफ्ट में बैठा के आपको ऊपर ले जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको वजन एक्स्ट्रा महसूस होगा, मतलब 80 हो, 100 150 ये महसूस होगा, तो इसको कौन फील करना चाहेगा? इस चीज को कौन फील करना चाहेगा? इसलिए कोई भी एडवेंचर्स प्रोग्राम ऐसे नहीं बने जो ऊपर ले जाते हो, ऊपर से नीचे जरूर गिरवाते होंगे, लगभग लगभग सब में यही होता है, ऊपर से आप नीचे गिरते हैं, नीचे से ऊपर कोई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा वो आप समझ सकते हो यहाँ पे, है ना? कौन 70 किलो का अपने आप को 100 किलो का या 150 किलो का महसूस करना चाहेगा? हर कोई अपना अपने आप को फूल जैसा महसूस करना चाहेगा, और फूल जैसा महसूस तो मैंने पहले ही बता दिया, वो तो तभी होगा जब आप नीचे कूदोगे, एकदम फूल बन जाओगे। भैया हो 80 किलो का ही फूल, खाली बीच में थोड़ी देर के लिए वहम पैदा हुए, जमा हूं अगर मैं कूदूं तो अभी मैं फूल तो 80 किलो को ही हूँ, वो बीच में थोड़ा सा ग्रेविटी वेरेटी को मैनेजमेंट हो गयो, जना महसूस को नहीं हो रहा। जी 9.8 प्लस ए का मान दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया 11.8, गुणा करने पर 472 न्यूटन, इतनी प्रतिक्रिया होगी, 472, ये हमारा आंसर होगा 472 न्यूटन। तो तीनों स्थितियों को याद रखिएगा, जब अचर वेग से चल रही हो तब तो कुछ नहीं, आर बराबर एम जी, जब ऊपर जा रही हो तो आर बराबर एम ब्रैकेट जी प्लस ए, नीचे आ रही हो तो आर बराबर एम जी माइनस ए, है ना? अब देखो नीचे आ रही है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार लिफ्ट नीचे आ रही है, 40 किलोग्राम का द्रव्यमान है, और एक आदमी लिफ्ट में यात्रा कर रहा है, आदमी ये करते करते 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से त्वरण से नीचे की ओर आ रही है, अब नीचे जा रही है, तो नीचे जा रही है तो फॉर्मूला आर बराबर जी माइनस एम का मान 40, ए का मान 2, तो 32 3 28 और 3 31, 312 न्यूटन। ठीक है,
अगला सवाल, एक व्यक्ति एक लिफ्ट में बैठकर किसी खान के तल में 481 सेंटीमीटर स्क्वायर के त्वरण से जा रहा है, खान में नीचे की तरफ जा रहा है। तो पहला वर्ड तो ये, एक लिफ्ट में बैठकर किसी खान के तल में जा रहा है, तल में जा रहा है मतलब नीचे जा रहा है, क्योंकि तल तो नीचे ही होगा, तो लिफ्ट में बैठ के वो नीचे जा रहा है और ये उसका त्वरण है 481 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिफ्ट पे उसका दबाव 50 किलोग्राम भार के बराबर है, तो उसका भार कितना होगा? तो उसका भार कितना होगा? लिफ्ट पर उसका दबाव है 50 किलोग्राम भार, यानी ये प्रतिक्रिया होगी, ये प्रतिक्रिया होगी 50 जी के बराबर। 50 किलोग्राम भार की प्रतिक्रिया है और 50 किलोग्राम का भार जितना है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान जितना भार पैदा करता है उतनी प्रतिक्रिया, तो आर बराबर होगी 50 जी। 50 किलोग्राम का वजन जितना भार पैदा करता है, कितना भार पैदा करेगा 50 किलोग्राम, 50 जी के बराबर, तो उतनी प्रतिक्रिया इसमें लिफ्ट पर हो रही है, तो आर बराबर आ गया 50 जी। हमारा फॉर्मूला होगा आर बराबर, लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो आर बराबर एम जी माइनस ए, आर बराबर एम जी माइनस ए। ये त्वरण दिया गया, इसको चेंज कर लो पहले, मीटर में चेंज करने पर ये हो जाएगा 4.81, 100 का भाग दे दिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4.81। आर का मान दिया गया 50 जी, ये 50 जी डाल दिया, एम का मान निकालना है, जी का मान 9.8 और ये 4.81, 4.8 या जी बटा 2 दे देते ठीक ठाक रहता है ना, कटने में और भी आसानी है। इसको आधा मान लेंगे, थोड़ा सा कटने में सुविधाजनक हो जाए। जी का आधा, जी का आधा इतना ही तो होता है, 9.8 का आधा कितना होता है? 4.8 ही तो होता है ना, 9.8 का आधा, तो इसे पूरा पूरा ले लो ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये ले लिया जी, जी बटा 2, एम इंटू जी बटा 2, जी से जी कट गया, एम बराबर आ गया 100, तो बंदा 100 केजी का है, बंदा 100 केजी का है। उसका भार नहीं है, गलत था, द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, उस व्यक्ति का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो द्रव्यमान हो जाएगा 100 केजी, 100 केजी का बंदा है जो लिफ्ट में जा रहा है। ठीक है, क्लियर है ये क्लियर है ना, समझ में आ गया नहीं? अगला, अब इसे ध्यान से सुनना, समझना पहले क्या कह रहा है, लंबा है, 4-5 लाइनें हैं। एक पतली शीशे की प्लेट ठीक 27 किलोग्राम का भार वहन कर सकती है, एक शीशे की प्लेट है जो 27 किलोग्राम का भार वहन कर सकती है, मतलब अगर इसके ऊपर पड़ने वाला भार या प्रतिक्रिया, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होगी, अगर इतनी क्रिया कर दी इसके ऊपर तो कांच टूट जाएगा, ये जो शीशे की प्लेट है ये टूट जाएगी। ठीक है, अब एक पिंड को इस पर रखा जाता है और प्लेट को पिंड के साथ ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और त्वरण से बढ़ाया जा रहा है। प्लेट 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण पे टूट जाती है, तो पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है सब, आ जाओ, सब हमारे पास है, सब हमारे पास है। हाँ देखो, ये है कांच की प्लेट और ये प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है, इस पे कोई द्रव्यमान रखा हुआ है, इस पे कोई द्रव्यमान रखा हुआ है।
ये m द्रव्यमान मान लो, ये द्रव्यमान इस पे रखा हुआ है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट नहीं कांच, सॉरी, ये जो कांच है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाते हुए इसका जो त्वरण है वो दिया गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका त्वरण है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस त्वरण से ये ऊपर जा रही है, ठीक है। जो प्रतिक्रिया होगी, ये लिफ्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, प्रतिक्रिया होगी mg+a के बराबर, ठीक है। अब पिंड का द्रव्यमान ये कितना सहन कर सकती है वो हमें देखना है, और प्रतिक्रिया कितनी दे रखी है, इतनी, इतना किलोग्राम भार होते ही कांच टूट जाएगा, इतना किलोग्राम, इतना किलोग्राम का भार वहन कर सकते हैं, मतलब इतनी प्रतिक्रिया वहन कर सकते हैं, ये मैक्सिमम प्रतिक्रिया है इसकी। तो मैक्सिमम प्रतिक्रिया आर बराबर होगी कितनी, ये है 27 जी के बराबर, 27 जी की प्रतिक्रिया ये बर्दाश्त कर सकती है। अब देखते हैं फिर आगे कितना भार हम इस पे चढ़ा सकते हैं, कितना द्रव्यमान इस पे रख सकते हैं। जी का मान 9.8 प्लस ए का मान 4, ए का मान 4, तो ये हो गया 27 गुणा 9.8 बटा 9 4 13 13.8, इतना द्रव्यमान इस पे रखा जा सकता है टूटने से पहले पहले, इतना रखा जा सकता है। तो भाग दे दो, सॉल्व कर लो, 27 गुणा 9.8, 27 गुणा 9.8 डिवाइड बाय 13.8, ये आता है 19.17, इतना वजन ये रख पाएगी, इस कांच की प्लेट पर हम इतना वजन रख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हुआ और कांच टूट जाएगा, क्योंकि याद रखिए इतनी प्रतिक्रिया सहन कर सकती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शीशा जो है वो इतना भार वहन कर सकता है, मतलब आप यहाँ पे समझ इस बात को, इस लाइन को पहले पकड़ो, इतना सहन कर सकता है यानी कांच इतनी प्रतिक्रिया बर्दाश्त कर सकता है, ये लास्ट प्रतिक्रिया उसकी। आप चाहे वजन डाल के प्रतिक्रिया डालो या उसको वजन प्लस गति करवा के प्रतिक्रिया डालो, इतनी प्रतिक्रिया वो मैक्सिमम है, इस प्रतिक्रिया से ज्यादा प्रतिक्रिया अगर आप करोगे तो टूट जाएगा, ये मैक्सिमम है उसकी प्रतिक्रिया जो वो वहन कर सकता है, इतने तक, इसके बराबर तक ठीक रहेगा, लेकिन अगर इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो ग्लास ब्रेक कर जाएगा, ग्लास टूट जाएगा। तो ये प्रतिक्रिया होगी आर। अब देखते हैं हम कितना द्रव्यमान, बस 19.17 केजी तक का द्रव्यमान, अगर इससे हमने 1 अंश भी बढ़ा दिया तो कांच ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि ये एकदम किनारे पे आ गया, इतना द्रव्यमान लास्ट, इससे कम चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, इससे कम वजन रखो इसके ऊपर कांच नहीं टूटेगा, लेकिन इसके ऊपर जाते ही कांच ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना। ये जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, ये प्रतिक्रिया होती है, जब भी आप कांच खरीदने जाएंगे समझ, तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया लिखी होती है कि इतना तक वो सहन कर सकता है। आप कभी भी देखिए, कभी जब आप सेंट गोबिन का ग्लास लेने जाते हैं तो उसमें वो लिखा हुआ होता है, उसमें वो डिटेल लिखी होती है कि इतना वहन, इतना जो है वो सहन कर सकता है, मतलब ये लास्ट प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया क्यों बता रहे हैं कि भैया आप उसको गति करवाओ, जो करवाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, ये लास्ट प्रतिक्रिया जितना कांच बर्दाश्त कर सकता है। आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वजन उसके ऊपर रखा गया है और जो गति करने की वजह से MA पैदा हुआ है, दोनों मिला के इतना होना चाहिए मैक्सिमम। अगर इससे ज्यादा हुआ तो ग्लास टूट जाएगा, इससे ज्यादा हुआ तो ग्लास टूट जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, कई लिफ्ट होती है, कहीं आप मॉल में जाएंगे तो वहां लिफ्ट कांच की होती है, ग्लास की लिफ्ट बनी होती है, चारों तरफ जो है वो ग्लास ही ग्लास रहता है, नीचे भी ग्लास, साइडों में भी ग्लास, ऊपर भी ग्लास, पूरी ग्लास की बनी होती है। तो वो जो ग्लास है, अब उस ग्लास की प्रतिक्रिया बता दी भी, इतनी प्रतिक्रिया ये ग्लास बर्दाश्त कर सकता है। अब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो वजन प्लस जो गति के कारण MA पैदा हुआ है, वो दोनों मिला के तो होंगे ना, वो इतनी प्रतिक्रिया सहन कर सकता है, इसलिए उसमें लिखा होता है भाई 10 आदमी बैठो या 15 आदमी बैठो, इससे ज्यादा मत बैठना। वो ग्लास के केस के लिए, तो ये प्रतिक्रिया उसी बात को दर्शाती है। 9.8 ही होता है, एग्जैक्ट देखो 9.8 ही होता है। हम कई बार सरलता के लिए 10 ले लेते हैं, वो वैलिड नहीं है। अगर हम ले लेते हैं 10, वो वैलिड नहीं है, वो वैलिड तभी जब नहीं दिया है तो 9.8 ही होता है, जब तक नहीं दिया है तो 9.8 है, नहीं दिया है तो 9.8 है। और अगर दिया हुआ है कि भाई 10 यूज कर लो तो ही 10 यूज करो,
जब तक नहीं दिया है तो स्टैंडर्ड वाला यूज करते हैं, स्टैंडर्ड 9.8 होता है, तो 9.8 ही काम में आता है। अगर 10 यूज कर रहे हो, वो तभी यूज करो जब सवाल कहता है कि भाई 10 यूज कर लो। जब आपसे सवाल कहता है कि 10 यूज कर लो, तभी 10 यूज करो। अगला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम भार, एक किलोग्राम भार किसके बराबर होता है? यानी F बराबर हो गया 1 किलोग्राम भार। 1 किलोग्राम भार मतलब 1 किलो का वजन, 1 किलो का वजन द्रव्यमान कितना भार पैदा करेगा? जवाब है 1g। तो इसे अगर आप न्यूटन में बदलना चाहें तो 9.8 न्यूटन हो जाएगा। जी का मान 9.8 रखते ही ये 9.8 न्यूटन। अगर इसे हम, है ना, ये हो गया, इसे किस में बदलना है? न्यूटन में तो आ गया आंसर, ये न्यूटन में ही है, 9.8 न्यूटन। ये ना, ये बल है, 1 किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम भार ये द्रव्यमान नहीं है। 1 किलोग्राम भार बराबर 1 किलोग्राम का भार जो बल पैदा करता है उसकी बात हो रही है। 1 किलोग्राम भार, जब एक यहाँ द्रव्यमान हो, यहाँ भार लिखा हो, तो ये कहना चाहता है कि 1 किलोग्राम का वजन जो है, द्रव्यमान जो है, जो भार पैदा करता है, मतलब जो बल पैदा करता है, वो कितना होगा? तो उसको जी से गुणा कर देते हैं, क्योंकि कोई भी वजन जो है, कोई भी द्रव्यमान जो है, जो भार पैदा करता है, वो mg होता है। m गुणा g, तो वो mg हो जाता है। हाँ, डाइन में चेंज करो तो 9.8 10 की पावर 5 से गुणा कर दो, 9.8 गुणा 10 की पावर 5 डाइन। ठीक, अगला, एक 60 किलोग्राम भारी मनुष्य 30 मीटर ऊंचाई से पानी में कूदता है, 6 मीटर गहराई तक पानी में जाता है, पानी का प्रतिरोध कितना होगा? पानी का प्रतिरोध कितना होगा? एक 60 किलोग्राम भार का व्यक्ति 30 मीटर ऊंचाई से पानी में कूदता है। ये सवाल वैसा ही है जैसा वो बंदूक वाला था, वो था ना एक मिट्टी वाला था, मिट्टी में वो चला जाता है, वो वाला सेम क्वेश्चन है, मिट्टी में कितना धंस जाएगा। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे, ये रहा पानी। इसे गति दो तरीके से करवाएंगे। पहले तो हवा में, जहां से वो कूदा है, कूदा कितने से? 30 मीटर ऊंचाई से कूदा है। तो ए पॉइंट से कूदा और बी तक पहुंचा। एच बराबर 30 मीटर। ठीक है, तो इसने कितना वेग अर्जित किया होगा? ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिरा होगा, यहाँ पे आके जो भी वेग गेन किया होगा, है ना, समझ रहे हैं? ये जो ऊपर से कूदा होगा वो स्वतंत्रता पूर्वक कूदा होगा, किसी ने धक्का तो नहीं दिया होगा, किसी ने धक्का तो नहीं दिया होगा। अगर धक्का दिया होता तो प्रारंभिक वेग होता, धक्का दिया होता तो प्रारंभिक वेग होता, और हत्या का केस जो है, मर्डर का जो केस है, वो चल रहा होता, जिसने भी धक्का दिया होता, इतने में केस बन जाता है ना। अगर खुद कूद रहा है तो आत्महत्या, अगर ये पानी ना होता, जमीन होती, खुद कूद रहा है तो आत्महत्या, धक्का दिया तो हत्या, है ना। तो दोनों में कितना फर्क है, मामूली सा फर्क है, लेकिन बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वो उसकी, वो जो खुद कूद रहा है वो उसकी मर्जी है, मर्जी है तो उसने खुद हत्या की है, हत्या तो हुई है लेकिन खुद की है, इसलिए आत्महत्या। कोई धक्का दे दे तो वो हत्या होगी, क्योंकि इस बार आत्म नहीं है, खुद नहीं किया, किसी ने दी है, तो वो हत्या होगी। और पानी में कूद जाए तो स्विमिंग हो रही है, यही पानी में कूद जाता है, कह रहा स्विमिंग हो रही है, और खुद कूद रहे, तो प्रारंभिक वेग ऑब्वियसली बात है कुछ नहीं होगा, सीधा कूदेगा। और बी पर जब पहुंचेगा, ये बी मरवा देता है, ये जो वी बी वेग होता है ना, ये मरवा देता है, ये पानी है,
तो एब्जॉर्ब कर लेता है, वरना हड्डियां टूटती है यहाँ पे। कितना वेग होगा? तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। तो v का मान vb, प्रारंभिक वेग 0, g का मान 9.8, रहने दो अभी तो, vb का मान √2gh, फुर्सत से मान रख लेना। h का मान है हमारे पास, बाद में एक साथ ही रख लेना। ठीक है, अब इस वेग से ये यहां पहुंच गया। अब ये देखो यहीं पे, यहां पहुंचने के बाद, यहां पहुंचने के बाद ये जाएगा पानी के अंदर, है ना, ये पानी के अंदर गया। अब पानी के अंदर जाते ही पानी ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया करनी शुरू कर दी, तो एक पानी का मंदक यहां पे काम करना शुरू करेगा, F, ऊपर की तरफ, क्योंकि पानी ऊपर की तरफ लगाएगा। और मान लो कि वो पानी में यहां जाके ठहर जाता है, इस बिंदु पे C पॉइंट पे ठहर जाता है, और क्वेश्चन ने कहा है कि ये 6 मीटर तक पानी में जाता है, तो पानी में 6 मीटर तक जाता है, D बराबर 6, D बराबर 6। ठीक है, F हमें निकालना है, और यहाँ पे आते ही C पे आते ही ये रुक जाता है, तो V बराबर 0 हो गया। अब हमारी गति होगी B से लेकर C तक, B से C तक। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें मान रखो, अंतिम वेग हो गया 0, प्रारंभिक वेग हो गया ये वाला vb माइनस a, क्योंकि वस्तु नीचे की तरफ जा रही है, मंदक ऊपर की तरफ है, विपरीत दिशा में है, तो f, और गहराई है d। vb का मान रख दो, f का मान आ जाएगा, f बराबर आ गया vb का स्क्वायर बटा 2f, vb का स्क्वायर बटा 2d, सॉरी 2d। अब मान रख दो, vb का मान हमारे पास है 2gh, अंडर रूट हट जाएगा, 2gh बटा 2d, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया gh अपॉन d। ये आपका मंदक हो गया, इतना मंदक इसके ऊपर काम करेगा। तो मान रख लें, g का मान है 9.8, h का मान दिया गया है, ऊंचाई कितनी है 30, और d का मान दिया गया 6, 6 से 30 कटा 5, और 5 करते ही 8 पंजे 40, 45, ये 49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी F हो गया। अब प्रतिक्रिया निकालनी है, पानी का प्रतिरोध बल, प्रतिक्रिया निकालनी है, पानी टोटल प्रतिक्रिया कितनी करेगा, तो R बराबर M G प्लस F, G प्लस F। ठीक है, यही है, R बराबर M G प्लस F। तो R बराबर M का मान दिया हुआ है 60, G का मान 9.8 प्लस F का मान 49, तो R बराबर आ गया 60 गुणा 9.8 ऐड करने पर 58.8, और 6 से गुणा करने पर 58.8 को 6 से गुणा करने पर, न्यूटन में तो आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो बड़ा नंबर आ जाएगा।
3528 28 न्यूटन में ये आंसर आ रहा है, तो न्यूटन वाला आंसर तो नहीं है। ठीक है, किलोग्राम भार में बदलते हैं, 9.8 का भाग देने पर 360, ये आंसर हो जाएगा 360 केजी भार। तो ये वाला आंसर हो गया ना। न्यूटन में वो आ रहा है, हाँ न्यूटन में वो आ रहा है, न्यूटन में 3800, न्यूटन में आ रहा है हमारा 58.8 इंटू 60, ये आता है 3528, 3528 न्यूटन। और न्यूटन को केजी भार में लिखें तो 9.8 का भाग दे दो, 9.8 का भाग देने पर 3528 में 9.8 का भाग, वो आ जाएगा 360 केजी भार। तो आंसर केजी भार में 360 आएगा, न्यूटन में है तो न्यूटन काम नहीं कर रहा है ना। केजी भार में जो वजन होता है ना, उसको न्यूटन, तीन मात्रक है हमारे पास, एक है डाइन, एक है डाइन, एक है हमारा न्यूटन, और एक है हमारा किलोग्राम भार। किलोग्राम भार, अगर आप किलोग्राम भार में बदलना चाहें तो न्यूटन निकाल के उसमें 9.8 का भाग दे दो, वो किलोग्राम भार में हो जाएगा। तो यानी बल जो है उसके तीन मात्रक हम यूज कर रहे हैं, बल के तीन मात्रक यूज कर रहे हैं। एक है न्यूटन जिसे हम एन बोल रहे हैं, एक है डाइन जिसके लिए डी यूज करते हैं, एक है किलोग्राम भार। अगर आपको न्यूटन में पता है, अगर न्यूटन में पता है और उसे किलोग्राम भार में बदलना है, तो न्यूटन का पता है, किलोग्राम भार में बदलना है तो जी का भाग दे दो, न्यूटन के अंदर जी का भाग दे दो, तो वो किलोग्राम भार में आ जाएगा। और अगर किलोग्राम भार में पता है, न्यूटन में बदलना है तो जी से गुणा कर दो, किलोग्राम भार को जी से गुणा कर दो, न्यूटन में चेंज हो जाएगा। तो ये मात्रक है, जैसे डाइन और न्यूटन है, इनको आपस में चेंज कर सकते हो, 10 की पावर 5 से गुणा करो, न्यूटन को 10 की पावर 5 से गुणा करो, डाइन बन जाएगा, है ना। डाइन बराबर होता है 10 की पावर 5 गुणा न्यूटन, न्यूटन को 10 की पावर 5 से गुणा करते ही डाइन बन जाता है। वैसे ही किलोग्राम भार और न्यूटन में ये संबंध होता है, न्यूटन में जी का भाग दे दो, किलोग्राम भार बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसकी क्या क्लास ले लो, बस मान रखना है, अगर न्यूटन दिया हुआ है जी का भाग दे दो, किलोग्राम भार आ जाएगा, किलोग्राम भार दिया हुआ है जी से गुणा कर दो, न्यूटन आ जाएगा, एक का मान रखो दूसरा आ जाएगा। ये पहले भी हमने किया हुआ है, इसलिए लगाया मैंने, डायरेक्ट लगा दिया, ये सोच के कि आपने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है। देखो ये सेम क्वेश्चन है ये, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 53 जो हमने कल पढ़ा था, बिल्कुल ये सेम टू सेम है। और कल याद करो, ये रहा mg+fe, याद है, सेम। बस कल फर्क इतना था, आज बंदा पानी में कूदा है, कल मिट्टी में कूदा था, काल मिट्टी में कूदो जब गंदो हो गयो, आज पानी में कूद नहाड़ो सो जैसी, साफ सुथरो जैसी, बस तो ही फर्क है। देखो देखो आ मिट्टी रही, काल वो आदमी मिट्टी में कूदो और आज आदमी पानी में कूदे, है ना। क्वेश्चन नंबर 53 देख लो। और यहाँ हमने बात भी की थी कि हवा में प्रतिक्रिया क्यों नहीं होती, मिट्टी में प्रतिक्रिया क्यों होती है, ये सब चीजें करिए आप। याद है कि एक्स्ट्रा फोर्स है, कूदना को एग्जाम्पल भी थाने बतायो कि कया कूद्या करे, कूदना से क्या प्रतिक्रिया फर्क पड़े, ये सब चीजें हमने कल की थी।
500 डाइन का एक बल 5 केजी द्रव्यमान वाले पिंड पर क्रियाशील है। 5000 डाइन का एक बल है, का एक बल 5 केजी। हाँ, कीचड़ वाले भी है एग्जाम्पल, बात वही है, पानी में कूदे, कीचड़ में कूदे, मिट्टी में कूदे, आइडिया तो एक ही है, प्रतिक्रिया काम करेगी, प्रतिक्रिया अलग अलग होगी। वो जितना कह रहा है डी है तो फॉर्मूला सेम, हमें क्या फर्क पड़ता है गणित में, इसका तो फर्क ही नहीं पड़ता कि आप पानी में कूद रहे हो या कीचड़ में कूद रहे हो, या गंदे होने को गणित से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मिट्टी में कूद रहे हो तब भी हमारा फॉर्मूले सेट तो वही है, और हमारा पानी में कूदते हो तो भी फॉर्मूला सेट वही है, और अगर कीचड़ में कूद रहे हो तो भी फॉर्मूला सेट वही है, नियम वही रहेंगे। अब ये कह रहा है 5 केजी द्रव्यमान वाले पिंड पर क्रियाशील है, तो इस पिंड द्वारा 20 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी? 20 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी? देखो 5000 डाइन है, डाइन को पहले न्यूटन में बदल लो, 10 की पावर 5 का भाग देने के, 10 की पावर 5 का भाग दे दो, 5000 है, और डाइन है ना, 5000 डाइन है। डाइन को न्यूटन में बदलने के लिए 10 की पावर 5 का भाग दे दो, 5000 बट्टा 10 की पावर 5, ये न्यूटन चेंज हो गया, ये आपका बल आ गया F। ये 10 की पावर कितना कट जाएगा, 3 तो कट ही जाएंगे, 2 बचेंगे, और 2 बचने पर आपका हो जाएगा 0.05 न्यूटन। तो ये बल इतना है, 0.05 न्यूटन है। अब द्रव्यमान है 5 केजी का, m 5 केजी है, तो इसका त्वरण आ जाएगा, त्वरण निकाल लो, A बराबर F बटा m, बल में द्रव्यमान का भाग देने पर 0.05 के अंदर भाग दे दो, 5, तो त्वरण हो गया 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ए हो गया, ये ए आ गया 0.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो समय दिया हुआ है, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगाएं, s बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगाएं तय की गई दूरी के लिए। 20 सेकंड दिया गया है, और शुरू में विराम अवस्था से मानते हैं, तो u का मान 0 हो जाएगा, 1/2, a का मान हो गया 0.01, और t का मान हो गया 20 सेकंड, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर, तो s बराबर हो गया 1/2 इंटू 0.01 इंटू 400 गयो, 2 से काट दो, और 200, और ये कितना 2 आ गया, 2 मीटर, 2 मीटर को सेंटीमीटर में लिखो तो 200 सेंटीमीटर, तो कण 200 सेंटीमीटर चलेगा। दो सौ सेंटीमीटर, हाँ, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया, 2 मीटर आंसर आया, उसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, तो ये 200 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, मतलब एक बात है, आप लोगों की भी मेहनत को मतलब दाद देनी पड़ेगी, कितनी मेहनत रहती होगी। मतलब सुबह एक क्लास होगी, कल की बात बताऊँ, कल रात को जब मैं सो रहा था तो मुझे एक बार ख्याल आया कि यार, मतलब मैं इतनी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, मैं तो ये अभ्यस्त हूँ, क्योंकि हम तो उम्र हो गई पढ़ाते पढ़ाते, 20-22 साल हो गए, तो हम तो ये चीज़ें करते रहते हैं, और हमारे तो ये बोलने का, पढ़ाने का, खड़े रहने का ये अभ्यास ही है, तो हमारे लिए तो ये कोई बड़ी मुश्किल चीज़ या बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। लेकिन आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो जैसे कल की बात बता रहा हूँ कि कल 3 क्लासें मेरी हुई थी, शाम को यूट्यूब वाली हुई थी, ये सब 1.5 घंटे की, एटलीस्ट सबकी सब 1.5 घंटे की थी, एन एवरेज, है ना, तो सब 1.5 घंटे की थी, तो 4.5 घंटे वो क्लासेस हुई थी। रात वाली 1.5 घंटे वो भी हुई थी, कितनी हुई, 6 घंटे,
तो कल के दिन में आप 6 घंटे मेरे साथ थे। उसके बाद में आपने जीके भी पढ़ा होगा, है ना? है ना? तो 6 घंटे आप मेरे साथ रहे थे। कल के दिन की बात है ना, कल 6 घंटे आप मेरे साथ थे। उसके बाद में आप लोगों ने थोड़ा बहुत रिवाइज़ भी किया होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, जीके भी पढ़ा होगा। फिर आप घर पे भी मतलब अपने काम करते होंगे, कुछ चीज़ें। तो मतलब पूरा दिन तो आपका यूँ मतलब दिन उगा, छिपा, उगा, छिपा। मतलब पता ही नहीं चलता होगा कि कब तो उठे थे और कब वापस सोने का टाइम हो गया। है ना? देखो ये मतलब ये बस मेहनत है ना? तो ये जो मेहनत होती है ना, ये करनी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि बड़ा अजीब-सा होता है ये। जब आप ये मेहनत कर रहे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है संतोषजनक है। ये संतोषजनक है कि कल हमने पूरा दिन पढ़ाई की है। अपने आप में एक संतोषजनक है। लेकिन एक तरह से देखें तो ऐसा लगता है कि बस दिन का कोई मतलब ही नहीं था। दिन उगा, क्लासें करते दिन छिप गया। फिर सुबह उठे, क्लासें करते फिर दिन छिप जाएगा। किसी और के लिए कोई टाइम ही नहीं है कि कोई परिवार में कौन है, एंटरटेनमेंट किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ नहीं है। मुझे ही लगते हैं। ये बस यही मेहनत तभी तो मुश्किल पड़ती है। कोई कहता है पढ़ाई मुश्किल है, मैंने कहा पढ़ाई मुश्किल नहीं है। एक्चुअली ये जो नियमितता है ना, ये जो चल रहा होता है, ये जो आप 1 साल तक कंटिन्यू सब कुछ छोड़ के बैठते हैं ना, क्योंकि पढ़ाई करोगे तो सब कुछ अपने आप ही छूट जाएगा। आज आप क्लासेस लेते हो और लेते हो, सब कुछ छूट ही गया ना। कोई मतलब ही नहीं रखता आपको। बस आप उठते हैं, किताबें टटोलते हैं, खोलते हैं, पढ़ते हैं, फिर क्लास, फिर क्लास, फिर क्लास, फिर क्लास, फिर क्लास, ऐसे करते-करते रात हो जाती है। फिर वापस सो गए, फिर दोबारा उठ गए, फिर वही, फिर दोबारा सो गए, फिर वही। अब ये पूरे साल आपको यूँ ही चलेंगे। पूरे साल आपको कुछ भी नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कुछ और नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस खाली पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई। और ये लगातार 1 साल तो कम से कम मान ही रहे हैं, कि ये 1 साल तो आपका ऐसे ही चलेगा। कब दिन उगेगा, कब दिन छिपेगा, कुछ भी नहीं पता। अच्छा घर का कहवा कि कत्ती क्लास लेसी। भाई होता ही होगा। भाई हम तो पढ़ाते हैं, मैंने कहा मेरा तो अभ्यस्त है और हमारा तो काम यही है, तो हमें तो कोई नहीं कहेगा। लेकिन आप लोग जैसे सारा दिन लगे रहते हो, सारा दिन पढ़ रहे हो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, अब तो 4 क्लास है, अब तो कोई टाइम ही नहीं है ऐसा जब आपका छोटा है। आप जा रहे हैं तो खाना खा के आ रहे हैं, है ना? या तो खाना खा के आ रहे हैं या तैयार होके आ रहे हैं या वापस किताबें सँभाल रहे हैं कि चलो अगला टॉपिक पढ़ना है, उसके लिए थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। बस यही सब चीज़ें हो रही है, बाकी तो हो क्या रहा है। हाँ, फ़ायदा तो यही देगा, फ़ायदा तो यही देगा। तो यही तो मुश्किल हो जाता है ना, यही तो मुश्किल है। ये सब त्याग करना ही तो मुश्किल होता है। 8 किलोग्राम त्याग तो असर करेगा ही। 28 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रतिरोधक बल पिंड के भार का 1/10 है। तो पिंड के विराम अवस्था में आने से पूर्व तय की गई दूरी कितनी होगी? 8 किलोग्राम का वजन है और प्रतिरोधक बल जो है वो पिंड के भार का 1/10 है। पिंड के भार का 1/10 है। यहाँ पे थोड़ा-सा इसको समझ लेना। द्रव्यमान आपका दिया हुआ है 8 केजी। और 28 मीटर पर सेकंड का वेग है। जिस वेग से इसने शुरू किया है, वो है 28 मीटर पर सेकंड। फिर त्वरण आ जाता है, प्रतिरोधक बल आ जाता है जो गति को रोक रहा है, वो भार का 1/10 है। भार का 1/10 है, यानी F बराबर है भार का, जो भी कण का भार है उसका 1/10 और भार है हमारा mg, mg का 1/10, तो ये हो गया mg/10। ठीक है, मंदक निकाल लो, त्वरण निकाल लो, तो A बराबर हो गया F/m। F में m का भाग दे दो, त्वरण आ जाएगा, mg/10 बटा m, m से m कट गया, g/10 हो गया। अब A का मान आ गया g/10। ठीक है, ये आपका द्रव्यमान है, ये प्रारंभिक वेग है, ये इतना मंदक काम कर रहा है, ये मंदक है, इतना मंदक काम कर रहा है और लास्ट में विराम अवस्था में आ जाती है, मतलब अंतिम वेग 0 हो जाता है।
जाके रुक जाती है। तो पूछा गया कि कितनी दूरी तय करेगी रुकने से पहले। मान लो s दूरी तय करेगी, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2as। हाँ, ये बात है। वैसे तो देखो, मेरे साथ रहोगे उतना फायदा ही रहेगा आपका। जितना आप मेरे साथ रहोगे उतना सही रहेगा। तो ए का मान, और शायद मुझे ये लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन इसी वजह से मुझे बहुत अच्छी लगती है ना। कई जने कहते हैं सर ऑफलाइन चले जाओ, ऑफलाइन यार, ऑफलाइन में प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ एक टाइम पर ही मिलते हैं बच्चों से, सिर्फ एक हिस्से में ही बच्चों से मिलते हैं, सारा दिन आप बच्चों से नहीं मिल सकते। अब ऑनलाइन में आप देखो, हम सुबह क्लास ले रहे हैं, अभी देखो, अभी हम 7:30 बजे ले रहे हैं, क्या कभी ऑफलाइन में ये पॉसिबल है कि आप 7:30 बजे क्लास ले लो, 7:30 क्लास ले लो, फिर अभी हम 10:30 फिर क्लास ले लेंगे, फिर शाम को 4 बजे ले सकते हैं, रात को फिर क्लास ले सकते हैं। तो आप लोग, क्या ये पॉसिबिलिटी ऑफलाइन में कभी होती है? तो ये कुछ चीजें ऐसी है जिसको अगर आप देखें तो कभी भी ऑफलाइन में आप ये चीजें नहीं ला सकते। ऑफलाइन में बच्चा एक बार आएगा, सिर्फ एक बार आएगा, और वो भी एक फिक्स टाइम के बाद में, जैसे 10 बजे या 9 बजे के बाद क्लास स्टार्ट होगी। फिर वो उसको कंटिन्यू आप 4 से 5 घंटे कंटिन्यू पढ़ाओगे एक साथ। और एक बच्चा कोई भी चाहे कैसा भी हो, 1 घंटे पढ़ने के बाद उसको ब्रेक चाहिए ही चाहिए। आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, चलो 1.5 घंटे की सीमा तय कर लेते हैं, 1.5 घंटे की सीमा के बाद ये होता है कि अब उसको एक ब्रेक दो, वो घूम फिर के आए, आधा घंटा, घंटा भर रेस्ट करके आए, फिर वो वापस आए, है ना, रिफ्रेश होके वापस आए, फिर वो 1.5 घंटा पढ़ सकता है। कंटिन्यू अगर आप उसे 5 घंटे पढ़ा रहे हो तो समझो कि पहले 1.5 घंटे ही इफेक्टिव है, बाकी बच गए 3.5 घंटे वो फॉर्मेलिटी कर रहा होता है क्लास में, कभी उबासी ले रहे हो, कदे कोई का पेन गड्ढो रहे हो, कोई का चूंटियो भर रहे हो, कोई की फोटो बना रहे हो, यही काम करे, समझ रहे हो ना। बाद में के करे, क्लास में थे बैठे रहो या मैं भी बैठे रहा, के करा आप, पहले 1.5 घंटा तो आप पढ़ ले, जो पढ़ा रहे हो बढ़िया पढ़ा रहे हो पढ़ लियो, 1.5 घंटा बाद में पेन गड्ढोन लाग जावा, कदे भी के पेन गड्ढो दियो, कदे भी के पेन गड्ढो दियो, कदे भी के चूंटियो भर लियो, है ना, कदे कोई फोटो बना ली, मोरिया बना रहे, कबूतर बना रहे, यही तो करा है ना। सच्ची बात तो आई है, आई करा क्लास में। बाद में तो बच्चे 3.5 घंटा के करता, मोरिया उड़ाता, फिर कोई मोर बना रहे है, कोई कबूतर बना रहे है, कोई की फोटो बना रहे है, कोई हर क्यों कर रहे हैं, बस पढ़ रहे को नहीं, पढ़ाई ने छोड़कर सो क्यों कर रहे हैं, बस पढ़ रहे को नहीं, पढ़ रहा खाली शुरुआत का जो 1-1.5 घंटा हो, बस वो ही हो, यही होता है। इसलिए कहते हैं कि ऑफलाइन में आप 5 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो पहला 1.5 घंटा ही इफेक्टिव है, उसके बाद के 3.5 घंटे व्यर्थ ही है, बेकार है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा, वो बैठा भी है तो या तो नोट्स बना रहा है, पढ़ नहीं रहा है, क्योंकि दिमाग ही काम करना बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया। जबकि ऑनलाइन में ये है कि ब्रेक आ जाता है, आप रात को लेट क्लास ले सकते हो, सुबह जल्दी क्लास ले सकते हो। अब इसका रिप्लेसमेंट कैसे है, ये 5 एस का मान निकाल लो, ये आ जाएगा G/5, एस बराबर 28 का स्क्वायर, और एस बराबर 28 गुणा 28 गुणा 5/9.8, 28 गुणा 28, अच्छा लोकेश कह रहा है कि मैं एक बार कोचिंग में गया था, वहां 10 घंटे तक रियल एनालिसिस पढ़ाई, फिर कभी नहीं गया फिर हिम्मत ही नहीं होती, उसके बाद हिम्मत ही नहीं होती। अगर सोचो 10, सोच के देखो, ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी सोचो कि अगर हम चले भी गए, पढ़ाने वाला पढ़ा सकता है, क्योंकि वो तो अभ्यस्त है, मैंने कहा ना, वो तो उम्र भर हो गई उसको पढ़ाते पढ़ाते, वो 10 घंटे पढ़ा सकता है। लेकिन एक बच्चे का स्विच है, वो घंटे, 1.5 घंटे, और 1.5 घंटे भी हर किसी का नहीं चलता बटन, 1.5 घंटे तो मशीन धुआं फेंकने लग जाए, 1.5 घंटा में तो मशीन में तो धुआं निकलने लग जाए, 1.5 घंटे में तो वो तो 1.25 घंटा, मतलब 1 घंटा 1.25 घंटा तक तो फिर भी फ्रेश है, थोड़ा दिमाग फ्रेश है, बर्दाश्त कर लिया। अब 10 घंटे चल रहा है, 10 घंटे अगर क्लास चल रही है, पढ़ाने वाला पढ़ा देगा, मैंने कहा वो अभ्यस्त है उस बात का, उसकी तैयारी है, उम्र बीत गई उसको ये करते हुए, तो वो तो तैयार है। लेकिन वो जो सामने बैठा है और वो जो एक कुर्सी पर बैठा है, अब पढ़ाने वाले में एक चीज भी गौर करो, हम लोग ऐसे घूमते रहते हैं, अब घूमने से हमारा थोड़ा सा वॉक भी हो गया, है ना, हाथ भी फैला रहे हैं, बोल भी रहे हैं, अब सब कुछ कर रहे हैं। और जो बच्चा सामने बैठा है वो तो इनएक्टिव है ना, वो तो खाली चेयर पे बैठा है बस ऐसे। अब ये ऐसे कितनी देर बैठा जा सकता है, ऐसे कितनी देर बैठा जा सकता है? अगर हमें कोई कहे कि बस यहाँ खड़े हो जाओ और अब पढ़ाओ, ऐसे ही खड़े रहो, ऐसे पढ़ाओ, तो 1 घंटा हम भी ना पढ़ा पाए। अगर हम भी हिले डुले नहीं तो हम भी 1 घंटे नहीं पढ़ा सकते, खड़े होकर पढ़ा दो, 1 घंटा यूं ही खड़े रहो और पढ़ा के दिखा दो, तो कोई नहीं पढ़ा सकता। तो वही चीज समझो कि बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कोई भी बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो नाटक जरूर कर रहा होगा, हाँ पढ़ रहा हूँ,
अच्छा 10 घंटे पढ़ाई हो रही है, लेकिन पढ़ाई हो रही है, करवाई जा रही है, लेकिन उसका कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ वो धोखा हो रहा है। जैसे मैंने कहा फॉर्मेलिटीज इतनी ज़्यादा होती है हमारे सामने, लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते। लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते कि फॉर्मेलिटीज हो रही है। वो कह रहे ना बहुत पढ़ाते हैं, वहाँ बहुत पढ़ाते हैं। अरे बहुत पढ़ाते हैं क्या मतलब हुआ? पढ़ाने वाले का काम है, वो तो पढ़ाएगा ही। बात ये है कि वो असरकार है या नहीं है, वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। काम नहीं कर रही है, कर भी नहीं सकती, क्योंकि आप सब अच्छे से जानते हैं कि हम इस तरीके से बने हुए ही नहीं है कि कोई 1.5 घंटे या 6 घंटे कुर्सी पर ऐसे बैठ के पढ़ सके। बना ही नहीं है कोई ऐसा, पढ़ाने वाला ही नहीं बना। मैं तो कह रहा हूँ पढ़ाने वाले को ट्राई करवा दो, उसे कह दो ये खड़ा होके पढ़ा दे। वो नहीं पढ़ा सकता, वो घूमता रहता है, वॉक करता रहता है, चलता रहता है वो सब। पढ़ाई कौन ही सर्कस हो गयो। अच्छा भाग दे दो, पढ़ाई कौन दी सर्कस हो गयो। कोई 12 घंटा करके दिखा रहे है, कोई 15 घंटा करके दिखा रहे है, कोई 24 घंटा भी लाग रहे है। कई ईशा भी है, कोई 1-2 चैनल है, वो कह 24 घंटा पढ़ा आशा अतारी तो जान ले लो ठावरा की, इनाम से गोली काट दो के। 400 मीटर। तो सोच के पढ़ाई क्या मर रही है, 10-10 घंटा 12-12 घंटा मैराथन लेवांगा, पढ़ाई क्या मर रही है। और बे जी का 12-12 घंटा मैराथन लेवे है ना, जो मैराथन 12-12 घंटे ले रहा है ना, वो भी पक्की बात है। कोई सिलेक्शन लेना है ना, कोई यार जो बच्चा सीरियस है, जो पढ़ने वाला है, उसको पता है पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। ये लास्ट के 10-10 घंटे की यार 12-12 घंटे की मैराथन, बेबी नोटंकी कर रहे हैं। जिसका क्लास ले रहा है बेबी बत्ता ही नोटंकी कर रहे हैं, और जिसका क्लास करवा रहा है बेबी नोटंकी है। दोनों की तरफ से नोटंकी है ना, दोनों मिल गया। सर्कस देखनारा भी तो बेही है। सर्कस देखनारा भी तो बेही होता उसी, जो सर्कस करनारा सब है, तो दोनों मिल गया। 400 मीटर। अगला क्वेश्चन। आ जाओ। 190 न्यूटन। अब थे ऑफलाइन, थे। मैं अभी तो ऑफलाइन को रेडा, मतलब ये जब ऑनलाइन जब क्लासेस नहीं होती थी, ऑफलाइन क्लासेस होती थी, इतने सारे ऑफलाइन में भी, मतलब ऑनलाइन ने तो सारे पार कर दिए। ऑनलाइन तो आने के बाद तो भयंकर ही चीजें हो रही है, भयंकर भयंकर वाली चीज। कई लोग तो ऐसे हैं जो 24 घंटे ही यूट्यूब पे लाइव है। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। आरपीएससी के अध्यक्ष आरपीएससी से बाहर निकले हैं, अभी जस्ट बाहर निकले हैं, और वो मुस्कुरा रहे हैं। मतलब आज तक आ रहा, एनडीटीवी को, या मतलब रिपब्लिक भारत, वहां का सबको काम चले हो गयो। यूट्यूबर आ गया, अरे हमारा मास्टर आ गया, ऐसा माला मास्टर ही है जिका निकल निकल रहा है। अच्छा आरपीएससी की, मतलब क्यों खबर आ जाओ, बे अत्यान वीडियो चला देसी एक, वैकेंसी काट देसी, खुद से वैकेंसी काट देसी, आपकी मर्जी से नई वैकेंसी जारी कर देसी। क्यों भी चल जैसी हवा के सागे वैकेंसी काट देसी, वैकेंसी आ गई है, चल पड़ी है, पहुंच गई है, घर तक आने वाली है, हो जाओ तैयार, वो करो शुरू। और अच्छा बच्चे भी तैयार है, यहाँ कोनी कि सब वीडियो बना रहे हैं, गलती बात कोनी। वीडियो देखना रहा भी है थे, 1 घंटा बाद में जाकर देखो, बा फालतू वीडियो पर व्यू की संख्या देखो, कोई पूग्यो सी 1 लाख 1.5 लाख। और बेटा अबर पूछ रहे हैं, हाँ सर कब तक आवेगी, कमेंट में जाकर देखो, कमेंट में लिखे हुए, हाँ सर कहाँ तक पहुंच गई, कब पहुंचेगी। मतलब दोनों ही तैयार है, वे वीडियो बनाना भी तैयार है, और वे वीडियो देखना भी तैयार बैठे है कि कोई बनावा तो सही, क्यों ना क्यों बदू, और इतने में बदू बैठे बैठे है, दोनों मिल जावे और वीडियो चल रहे। अब बे सिलेक्शन में कौन आवे, चिंता ना करो, वहां से कंपटीशन है ही कौन। इन 90% लोगों को निकाल दो, इनसे ना तो कभी कंपटीशन को कोई खतरा था और ना कभी खतरा होगा। ये खाली वो है जो शिकायत करने के लिए आते हैं, आएंगे शिकायत करेंगे चले जाएंगे। जो इतना टाइम अपने यूट्यूब पे बिता रहा है, या इस तरीके से हर तरीके की वीडियो देख रहा है, क्या लगता है वो सिलेक्शन, उससे हमें खतरा है? हमें उससे कोई खतरा नहीं है। अब तो केवा चोखा भाया भटी जाओ, और कंपटीशन कम हुआ है। थे जितना बटा एक्टिव रेशियो तो कंपटीशन कम है, और वो ऑलरेडी कंपटीशन कम है भी। ये बात आप सब जानते हैं कि कंपटीशन ऑलरेडी कम है, कंपटीशन है ही नहीं, कहीं नहीं है। लोग जितने भी हैं कंपटीशन से बाहर ही है, क्योंकि चटपटी चीजें चाहिए, तो कहाँ कंपटीशन है। 190 न्यूटन तनाव सहन कर सकती है, 15 किलोग्राम भार, एक पिंड लटक रहा है,
5 kg भार एक और पिंड लटका दिया जाता है, तब बताओ उसमें क्या होगा। अब रस्सी में देखो 190 न्यूटन, मतलब ये रस्सी का तनाव है, मतलब प्रतिक्रिया है। रस्सी इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर इससे ज्यादा क्रिया हो गई तो रस्सी टूट जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट प्रतिक्रिया है। रस्सी की हाईएस्ट प्रतिक्रिया 190 है। 190 न्यूटन इसकी प्रतिक्रिया है। अगर इससे ज्यादा क्रिया करवा दी तो रस्सी ब्रेक कर जाएगी, है ना। अब क्या किया इन लोगों ने पहले 15 किलो वजन लटकाया, फिर 15 किलो के बाद में 5 किलो और लटका दिया, 15 और 5 हो गए। अब बताओ रस्सी का क्या होगा, लंबाई बढ़ेगी या टूट जाएगी या तनाव दुगना हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं। रस्सी का क्या होगा, रस्सी का क्या होगा, ये रही स्थिर धरातल और ये रही हमारी रस्सी, और इस रस्सी पे पहले हमने बांधा 15 किलो, फिर इस पे और लटका दिया 5 किलो, टोटल हो गया हमारा 20 किलो। पूरा सिस्टम हो गया 20 किलो का, और 20 किलो की वजह से जो नीचे की तरफ mg लगा वो हो गया 20g, और 20g यानी 20 गुणा 9.8, और 20 गुणा 9.8 हो जाएगा 6, 18, 196, 196 न्यूटन। जबकि अब 196 हो गया, इतनी प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी रस्सी को इतनी ही प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, जितनी क्रिया उतनी प्रतिक्रिया। 196 रस्सी इतनी प्रतिक्रिया कर नहीं पाएगी, क्योंकि रस्सी कमजोर है, रस्सी 190 पे ही है, तो रस्सी को क्या करना पड़ेगा, डन, रस्सी टूट जाएगी, रस्सी टूट जाएगी, क्योंकि रस्सी में इतनी ही प्रतिक्रिया सहन करने की क्षमता है। लेकिन न्यूटन का नियम थोड़ी फेल होगा, न्यूटन का नियम तो कहेगा रस्सी से लाओ 196 न्यूटन, रस्सी 196 दे नहीं पाएगी, तो अपना सर्वोच्च बलिदान रस्सी कर देगी, है ना। समझ रहे हो, यहाँ पे रस्सी को, अब देखो न्यूटन का नियम थोड़ी बदल जाएगा, वो तो वैसे ही रहेगा। अब आप जितनी क्रिया करोगे उतनी प्रतिक्रिया होगी। अब आपने 196 न्यूटन का बल लगा दिया वजन की सहायता से, अब 196 न्यूटन की क्रिया कर दी तो इतनी प्रतिक्रिया होगी। अब वो ये प्रतिक्रिया कौन करेगी, रस्सी करेगी। वो रस्सी से कहेंगे लाओ 196। अब रस्सी जो है वो न्यूटन के नियम को बताने के लिए, उसको बचाने के लिए, और ब्रह्मांड सही तरीके से काम करें, तो रस्सी अपना सर्वोच्च बलिदान दे देगी। क्या कर सकती है बेचारी, 196 लेके आओ, या तो 196 दो, 196 नहीं दे सकती तो अपना बलिदान दे दो। तो रस्सी ने अपना दे सकती नहीं है, क्योंकि 190 इसका हाईएस्ट है, तो ब्रेक कर जाएगी। देखो इसका मतलब प्रकृति में चीजें भी बलिदान करती है अपना। ऐसा नहीं है कि हम लोग ही शहीद होते हैं, शहीद रस्सियां भी होती है। भौतिकी के जो नियम है उनको बनाए रखने के लिए, उनके नियमों पे कोई आंच ना आए, इसलिए आज इस रस्सी ने अपना बलिदान दिए, वरना नट देती, मना कर देती, मैं तो कौन टूटू, मैं तो कौन मानू, मेरे तो कौन जच्चे न्यूटन। सोचो अगर रस्सी आके देती मेरे न्यूटन कौन जच्चे, मैं तो ही हूँ, मेरे तो ही आसी, थारे जच्चे तो ठीक है निपट बड़ो, है ना। और अगर ऐसा इसने कर दिया होता तो प्रकृति के नियम आज गड़बड़ा जाते, प्रकृति का नियम गड़बड़ा जाते अगर इसने आज शहीद ना हुआ होता। तो ऐसे समझो कि हर छोटी से छोटी चीज जो है वो नियमों को बनाए रखने की कोशिश करती है। प्रकृति के हर छोटे से छोटा कण उन नियमों से बंधा हुआ है जो उसके लिए ईश्वर ने बनाए हैं, और वो उसी के साथ साथ काम करता है। बड़ा सुंदर चीज देखो, साइंस की भाषा देखो, साइंस की चीजें देखो कितनी इंटरेस्टिंग है। एक छोटी सी रस्सी को भी पता है, एक छोटी सी रस्सी को भी पता है कि उसे क्या करना है ना, उसे भी पता है कि उसे क्या करना है। वो भी ये जानती है कि भाई मुझे टूटना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं टूटी तो क्या हो जाएगा, परले आ जाएगी। रस्सी को भी पता है कि मेरे टूटने में ही इस प्रकृति की भलाई है। अगर आज मैं नहीं टूटी, आज मैं अगर नहीं टूटी तो इस प्रकृति में परले आ जाएगी। तो रस्सी ने अपना बलिदान दे दिया। देखो इसका मतलब छोटी से छोटी चीज भी इस बात के लिए हम कह सकते हैं कि चेतना है, कॉन्शियसनेस है। अब ये कॉन्शियसनेस क्या है, इसको लेके बहुत से सवाल है कि कॉन्शियसनेस कैसे है, कैसे इसको पता चला कि टूट जाना ही सही है, इस समय पे टूटना ही सबसे सही होगा, नियमानुसार तो टूटना ही सही होगा। तो ये कॉन्शियसनेस इसमें कहां से आई, ठीक है, ये कमाल के क्वेश्चन है। इसके ऊपर बहुत सारी जो रिसर्च होती है ना, एक आपने सुना होगा चेतना, ये वैसे हमारा शब्द है, जो इंडियन फिलोसॉफी है उसका शब्द है चेतना,
कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, ये जो चेतना वर्ड है, चेतना वर्ड का मतलब है कि आपको पता है, आपके चेतन मन में पता है। जैसे बच्चा है, बच्चा को इतना शिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो भी बच्चे को पता होता है, वो चीजें जानता है। भूख लग रही है तो वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो उसे पता है, वो एक समझ उसके अंदर इनबिल्ट है। अंदर से पहले से ही उसके अंदर एक समझ है जो उसके अंदर इनबिल्ट है, चेतना उसके अंदर भरी पड़ी है। ऐसे ही ये जो चेतना है, ये कोई व्यक्ति विशेष की चीज नहीं है कि सिर्फ सजीव चीजों में है, निर्जीव चीजों में भी ये चेतना है कि नियमों की पालना करनी है। यानी हम इस धरती पे, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, हर चीज में ये चेतन अवस्था सब में शामिल है कि हमें नियमों से बंधे हुए हैं और उन नियमों की पालना करनी है। और हम सब कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। हम इंसान होने का फायदा ये है कि हम उस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि ये नियम क्या है, ये नियम क्या है। आज पत्थर है, पत्थर सिर्फ नियम को फॉलो कर रहा है, उसमें ये चेतना है कि वो नियमों को फॉलो तो कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि नियम है क्या। हम इंसान के तौर पे नियम तो हम भी फॉलो करते हैं, लेकिन हम कम से कम सवाल उठा सकते हैं कि ये नियम है क्या, क्या नियम है जिससे हमारी बॉडी बिना जाने बिना पहचाने ही काम कर रही है, कैसे यूज कर रही है, कौन सी नियमों का इस्तेमाल कर रही है। ये बड़ी बात है। किसने कहा था? विलियम वोल्ट ने कहा था। अच्छा, बढ़िया, विलियम वोल्ट ने दिया था तो बड़ी अच्छी बात। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगली गति में बढ़ते हैं जिसका नाम है प्रक्षेप गति। अब ये पहले नहीं माना जाता था, पहले मतलब जब साइंस हुई थी ना, तो साइंस जब साइंस की शुरुआत थी, तो साइंस की शुरुआत इस बात पे थी, इस फैक्ट पे थी कि हम जो भी करेंगे वो लॉजिकली होगा। हम सिर्फ लॉजिक के ऊपर ही बात करेंगे, हम तार्किक रूप से जिस चीज को परखा जा सके अपने अनुभव के आधार पे, या जो हमारा समाज है, हमारी दुनिया है, इसके जो अनुभव होंगे, उन अनुभव के आधार पे हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसको लॉजिकली उसको समझेंगे, तार्किक रूप से उसको समझेंगे। मतलब जैसे मैंने अनुभव किया लाइट का, आपने अनुभव किया लाइट का, हम सब ने लाइट को अनुभव किया, फिर हमने तार्किक रूप से सोचा कि लाइट क्या है, क्या सही में लाइट है या नहीं है, या हमारा भ्रम है। तो फिर हमने उसको लॉजिकली समझा। एक दौर था 1920 1910 1920 में, उस समय चलता था इंपेरियलिज्म। तो उस समय क्या हुआ था, उस समय एक लहर चली थी कि भाई अगर हम धर्म को साथ चलेंगे, तो धर्म में तो सीधा सीधी बात यह है कि जो है बस मान लो, जो है सो मान लो। और अगर हम इस तरीके से मान मान के चलने लगे तो हम बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे। तो एक दौर आया जिसमें हमने हर चीज के ऊपर सवाल उठाना शुरू किया, हर चीज के ऊपर हमने सवाल उठाया, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो। और हमने कहा कि हम सिर्फ दो चीजों से काम करेंगे, पहला ऑब्जर्व, दूसरा एनालाइज। पहले तो चीजों को पकड़ेंगे, आसपास की चीजों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद में उसको लॉजिकली एनालाइज करेंगे कि भाई क्या सही है क्या गलत है। और इस तरीके से हम विज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। और फिर विज्ञान का पूरा रुख बदल दिया, फिर हमने चीजों को मानना बंद कर दिया, एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। हमने हर चीज को पहले ऑब्जर्व किया और उसके बाद एनालाइज किया, और ये दौर हमारा चलता चला गया। और इसके दौरान फिर बीच में क्वांटम मैकेनिक्स आती है, और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कॉन्शियसनेस आती है कि कॉन्शियसनेस हर चीज के अंदर समाहित है, चाहे वो सजीव हो और चाहे वो निर्जीव चीज हो। हर चीज को पता है, हर चीज जानती है, हर चीज जो है, जो नोट कर रही है, हर चीज को नोटेबल है। वो ऑब्जर्व करती है, दुनिया को ऑब्जर्व करती है, देखती है। आंखें बिना, आंखें जरूरी नहीं है, बिना आंखों के भी आप चीजों को देखते हैं। तो बड़ी कमाल है। जैसे अंधे आदमी है, अंधे आदमी की आंखें नहीं होती, फिर भी वो महसूस करता है चीजों को, करता है ना। तो ऐसा कुछ है इंसानों के अंदर, या हर चीज के अंदर कुछ ऐसा है जिससे वो महसूस करता है, देखता है, सोचता है, समझता है, ऑब्जर्व करता है। इसका नाम था चेतना। बहुत बड़ा टेंशन का मुद्दा है ये। अभी भी क्वांटम फिजिक्स का सबसे बड़ी टेंशन ये है कि कॉन्शियसनेस को परिभाषित कैसे किया जाए, क्या कहा जाए कॉन्शियसनेस को। चलो अगली गति है प्रक्षेप गति। प्रोजेक्टाइल मोशन। अब तक जो हमारा मोशन था वो एक रेखा में था, इस बार एक रेखा में नहीं बल्कि समतल पे होगा। समतलीय गति और फिक्स टाइप की गति है जिसका अध्ययन हम करेंगे।
फिक्स टाइप की गति होगी जिसका हम प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन और समतलीय गति। ये जो समतलीय गति है इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, और एक फिक्स टाइप की गति की बात करेंगे। गतियां समतल पे बहुत से प्रकार की हो सकती हैं, बहुत से प्रकार की गति हो सकती है, लेकिन एक फिक्स टाइप की गति जिसमें हम तय करेंगे नियम की, इन नियमों के तहत जो भी गति होगी उसे प्रक्षेप गति करेंगे। तो प्रक्षेप गति में क्या है, एक आपको प्रारंभिक वेग से एक वस्तु को एक निश्चित कोण पे फेंकना है। रिपीट कर रहा हूं, एक अचर प्रारंभिक वेग, एक प्रारंभिक वेग होना चाहिए आपके पास। अच्छा, बढ़िया। हाँ, धीरे धीरे सब चीजें बेहतर होती चली जाती हैं। तो इसमें आप दो चीजें की फोकस करेंगे, एक आप फिक्स कोण रखेंगे, एक निश्चित कोण पर एक निश्चित प्रारंभिक वेग से आप वस्तु को फेंकेंगे, बस एक निश्चित कोण और एक निश्चित वेग से आप किसी वस्तु को फेंकेंगे, और फेंकने के बाद वस्तु जो गति करेगी उस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रक्षेप गति दो चीजों के बारे में है, एक तो स्थिर वेग जिसे प्रारंभिक वेग बोलेंगे, एक नियत प्रारंभिक वेग रहेगा। हाँ, कितना भी ले सकते हैं, शुरुआत में आप स्वतंत्र हैं इस बात के लिए, और एक आपको कोण लेना होगा और फिर उसको फेंक देना होगा प्रारंभिक वेग से इस कोण पर, इस वेग से आपको फेंक देना है। अब ये फेंकने के बाद ऑब्वियसली बात है, जब आपने वेग दे दिया और एक निश्चित कोण पे उसको वेग देके छोड़ दिया, तो वो तय है कि कोई तो गति करेगी। अब वो जो गति करेगी उस पर सीधे तौर पे ग्रेविटी काम करेगी, और कोई भी नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी है। अब गति को हो जाने दो ग्रेविटी के अंदर, गुरुत्वाकर्षण को अपना काम करने दो, और आप सिर्फ उसकी गति को देखो कैसे गति हो रही है, और ये गति ही प्रक्षेप गति कहलाती है। और कुछ नहीं है प्रक्षेप गति में, कोई ज्यादा बड़ा विज्ञान नहीं है, सिर्फ यही है कि आप एक वस्तु को फेंक रहे हैं और निश्चित कोण पे फेंक रहे हैं। आप एक वस्तु को फेंक रहे हैं और एक निश्चित कोण पे फेंक रहे हैं। ये लो, ये आपका कोण है u, ये प्रारंभिक वेग है, ये कोण है थीटा, बस ये। अगर ग्रेविटी ना होती, अगर ग्रेविटी ना होती तो वस्तु यूं गति करती और सदियों तक यूं ही चलती रहती, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, इसका मतलब इसके वेग को प्रभावित करने वाला कोई नहीं है ना। हमने पहले ही कहा था न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, और याद रखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं है, कोई फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ नहीं है, प्रकृति के नियम है। आज न्यूटन का नाम आप ले रहे हैं क्योंकि आप उसको ऑनर करना चाहते हैं, उसको सम्मान देना चाहते हैं, क्योंकि न्यूटन ने बताए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि न्यूटन ने बनाए हैं, न्यूटन से पहले भी धरती ऐसे ही चलती थी। थोड़ा ये समझो एक बार, चीजों को थोड़ा सा परे जाके समझो कि भाई हम न्यूटन को और इनको सम्मान देते हैं क्योंकि उन्होंने खोजा है। खोजा है इसका मतलब ये नहीं कि न्यूटन ने बनाए हैं, ये पहले से प्रकृति में थे, बस न्यूटन ने तो हमें बताया कि यार ये चीजें ऐसे काम कर रही है। न्यूटन ने तो सिर्फ एक्सप्लेन किया है उसको। न्यूटन का श्रेय सिर्फ एक्सप्लेनेशन का जाता है, डिस्क्राइब करने का जाता है। जैसे मैं हूं, मैं आपको गणित पढ़ा रहा हूं, कल आप मेरे को कह दो कि हमें तो अमित जी ने गणित बना के दी थी, मैंने गणित नहीं बनाई है, मैं तो सिर्फ जो गणित पहले से ही अवेलेबल है उसी गणित को आपको समझा के दे रहा हूँ, एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। तो न्यूटन ने भी वही किया, जो दुनिया में पहले से ही विद्यमान था, बस उसको एक्सप्लेन किया कि चीजें क्यों हो रही है, डिस्क्राइब किया। ऐसा नहीं कि न्यूटन ने बनाई थी वो। तो जो भी लॉ हम कहते हैं, लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन के मोशन, वो न्यूटन के नहीं है, वो इस प्रकृति के नियम है। न्यूटन ने तो सिर्फ बताए हैं कि प्रकृति ऐसे काम करती है। तो कोई भी वस्तु पे अगर इसका वेग जो है, इसका वेग कब प्रभावित होगा, जब त्वरण होगा। अगर त्वरण नहीं है तो इसका वेग यूं ही चलता रहेगा, जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। अगर ग्रेविटी ना होती और हम मान लीजिए ब्रह्मांड में जाके बॉल को फेंकते थीटा कोण पे, तो ये सदियों सदियों तक थीटा कोण पे ही चलती रहती। क्यों? क्योंकि कोई त्वरण है नहीं। त्वरण है नहीं तो ना तो इसका वेग कभी कम होगा, ना कभी इसका वेग ज्यादा होगा, और ये अनंत काल तक चलती रहेगी। अनंत काल तक यूं ही चलती रहेगी, क्योंकि वेग कम करो। मैंने कहा कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ जो है वो यही तो कहता है कि बिना बिना त्वरण के ना तो वेग को कम किया जा सकता है, ना वेग को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि वेग को कम करने का मतलब क्या हुआ, वेग में परिवर्तन। ज्यादा करने का मतलब वेग में परिवर्तन। वेग को चाहे आप कम करो और चाहे ज्यादा करो, दोनों ही क्या है, दोनों ही त्वरण है। और त्वरण है ही नहीं आपके पास, तो वेग कम ज्यादा कैसे होगा। बिना त्वरण के वेग कम ज्यादा कैसे होगा, तो वेग कम ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब जिस वेग से आपने बॉल को फेंक दिया, वेग उसी वेग से बॉल सदियों सदियों तक जाती रहेगी, है ना। लेकिन
यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि ग्रेविटी अपना काम करेगी, ग्रेविटी है। अब ग्रेविटी है तो शुरू होता है खेल। खेल क्या शुरू होता है कि ग्रेविटी लगातार ये जो कण है इस पे लगातार ग्रेविटी इफेक्ट डालेगी। और ग्रेविटी कौन है? त्वरण है। और त्वरण क्या करता है? वेग में धीरे धीरे कमी लाता है। वेग में धीरे धीरे कमी लाता है। जैसे जैसे वेग में कमी आती जाएगी, कण का जो पथ है वो चेंज होने लग जाएगा, क्योंकि वेग में कमी आ रही है। वेग में कमी आ रही है और धीरे धीरे वेग 0 होके लास्ट में वस्तु नीचे आ जाएगी। लास्ट में वस्तु नीचे आ जाएगी। एक चरम बिंदु आएगा जहां पे ऊपर की तरफ का जो वेग है, ऊपर के वाला एक पॉइंट आएगा, जिस पॉइंट पर आकर ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है, ऊपर की तरफ जो वेग है वो 0 हो जाएगा। अब आपका ऊपर का वेग 0 हो गया, मतलब वस्तु और ऊपर नहीं जा सकती। तो और ऊपर नहीं जा सकती तो नीचे आ जाओ, क्योंकि त्वरण तो फिर उल्टा काम करेगा, नीचे खींच लेगा। पहले ऊपर जाने से विरोध कर रहा था, ऊपर मत जा, ऊपर मत जा, ऊपर मत जा, ऊपर मत जा, लेकिन वेग था इसलिए ऊपर जा रहा था। धीरे धीरे ग्रेविटी ने इसके वेग को चूसना शुरू कर दिया और वेग को चूसते चूसते लास्ट में 0 कर दिया और 0 करके फिर नीचे खींच लिया, अब नीचे आ जा, और फिर फाइनली वो नीचे आ जाती है। तो ये तरीका गति का रहता है। ये क्यों हुआ? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से हुआ। ग्रेविटी कौन है? गुरुत्वीय त्वरण है। और त्वरण वेग को या तो कम करता है या बढ़ाता है, कम करता है या बढ़ाता है। और यहाँ पे घटाया है। क्यों घटाया है? क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही थी और गुरुत्वीय त्वरण की दिशा नीचे की तरफ होती है। जी नीचे होता है और आपकी गति ऊपर हो रही है। आपका कण ऊपर जा रहा है तो विपरीत दिशा में हो गया। कण तो ऊपर जा रहा है, आपने ऊपर फेंका ना, आप लोगों ने कण को ऊपर फेंका है तो कण तो ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, तो दोनों विपरीत हो गए। विपरीत हो गए तो ये नेगेटिव की तरह काम करेगा। इसने वेग को कम करना शुरू कर दिया, नेगेटिव हो गया ना, कम करना शुरू कर दिया। फाइनली यहाँ खत्म हो गया। यहाँ खत्म होने के बाद में कण नीचे आया, नीचे आया तो जी पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इधर ही कण है, इधर ही कण का वेग है, इधर ही ग्रेविटी है, तो ये बढ़ना शुरू हो गया। तो यहाँ वेग बढ़ा 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 बढ़ा। और आपको बताया भी था जिस तरीके से वेग कम होता है उसी तरीके से वापस बढ़ता है। तो जब कण यहाँ पे आएगा इस जगह पे, तो इसका वेग एग्जैक्टली उतना ही होगा जितने वेग से आपने फेंका था। आपने यू वेग से फेंका था, पहले ग्रेविटी आपकी यू वेग को कम करके 0 कर देगी और फिर धीरे धीरे वापस से बढ़ा के जब लास्ट यहां टकराएगी तब इसका वेग यू होगा। जब लास्ट में यहां के टकराएगी, क्योंकि ग्रेविटी अपने पास कुछ नहीं रखती, वापस वही लौटा देगी जितना था, जितना लिया था वापस दे देती है। अगर किसी बॉल को फेंकते हम तो ग्रेविटी धीरे धीरे उसका वेग को कम करती है और फिर वापस लाके उतने ही वेग से आपको वापस पकड़ा देती है। यानी जब आप हाथ से बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो जिस वेग से आपने बॉल को फेंका होता है, वापस जब बॉल आपके हाथ में आती है तो उसी वेग से वापस आती है, क्योंकि वही चीजें वापस सूद समेत लौटा दी जाती है और वो वापस आई। तो ये गति होती है, इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ 2 चीजें की, एक प्रारंभिक वेग और एक निश्चित कोण। उस पे आपने एक गेंद को, बॉल को, फुटबॉल को, पत्थर को, भाले को, किसी को भी फेंको, हमारे लिए वो कण है। आपने एक कण को फेंका है एक निश्चित कोण पर और एक निश्चित वेग देके, और ग्रेविटी के अंतर्गत उसकी गति हो रही है। तो इसकी गति इस तरीके की होगी। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे आता है इंटरेस्टिंग बात। अभी तक जो हम गति कर रहे थे वो सरल रेखीय गति थी, अगर आप एक रेखा में गति कर रहे थे। अब आप एक रेखा में गति कर रहे थे, अब आप रेखा में गति नहीं कर रहे हैं बल्कि समतल पे गति कर रहे हैं। पहला तो वर्ड इसे पकड़ लो कि अब गति हो गई है समतलीय, अब हो गई है समतलीय। अब आप एक समतल पे गति कर रहे हैं। याद रखिए पहले गति रेखीय थी, आप रेखा में गति कर रहे थे, अब आपकी गति समतल है। समतल होने की वजह से आपका जो वेग u है उसके 2 घटक होंगे, उसके 2 घटक होंगे। एक घटक होगा जो उसको क्षैतिज गति के लिए जिम्मेदार होगा, एक घटक ऊर्ध्वाधर गति के लिए जिम्मेदार होगा। यानी आप देखें तो कण जो है किसी भी पॉइंट पे चले जाएं तो हर पॉइंट पे आपको कण ऊपर की तरफ भी चला हुआ नजर आएगा और नीचे की तरफ भी। ये देखो ये पॉइंट है, इतना क्षैतिज चला है कण, इतना क्षैतिज चला है और इतना ऊर्ध्वाधर चला है। चला नहीं चला? चला या नहीं चला? कण जो है वो हर सेकंड इतना क्षैतिज और इतना ऊर्ध्वाधर चल रहा है, यानी क्षैतिज गति भी हुई है और ऊर्ध्वाधर गति भी है। अब क्षैतिज गति वेग के क्षैतिज घटक की वजह से होगी, क्योंकि इस दिशा में अगर कण चला है
तो इस दिशा में दूरी, इस दिशा के जो वेग होगा, है ना, अगर मैं इधर, मेरा वेग इधर होगा तो ही तो मैं इधर की दूरी तय करूंगा। तो अगर इधर की दूरी मेरी तय हो रही है तो इसका मतलब मेरा वेग का कोई ना कोई हिस्सा इधर जा रहा है, उसकी वजह से ये गति हुई है। तो हमारे अगर u का घटक करें, एक तो हो जाता है u cos थीटा, ये हो गया आपका u cos थीटा, यहाँ पे अल्फा ले लो इसको, क्योंकि किताब इसको अल्फा लेती है, तो हम किताब के साथ ही चलते हैं। ये अल्फा, तो ये हो गया u cos अल्फा, और आपका ऊर्ध्वाधर घटक हो गया u sin अल्फा, u cos अल्फा, u sin अल्फा, ठीक है। और मान लो t समय बाद ये यहां पहुंचा था, t समय बाद, t समय बाद कण p पे पहुंचा था, t समय बाद। अब क्षैतिज गति देखो, क्षैतिज गति में कोई ग्रेविटी नहीं है, जमीन पे चल रहा है, जमीन पे काहे की ग्रेविटी, ग्रेविटी काम करती है जब कण ऊपर नीचे जाता है। क्षैतिज गति में ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं है, इतना वेग है, t समय चला है, दूरी x तय की है, तो x बराबर हो गया आपका, x बराबर हो गया u cos अल्फा इंटू टी, चाल बराबर दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय, या दूरी बराबर चाल गुणा समय। समझ में आया ग्रेविटी काम क्यों नहीं कर रही है यहाँ पे। जब आप जमीन पे चलते हो, ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण है, और गुरुत्वीय त्वरण ऊपर और नीचे ऐसे काम करता है। जब वस्तु ऊपर नीचे जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण एक्टिव हो जाता है, ऊपर गई, खींचना शुरू कर दिया, है ना। गुरुत्वीय त्वरण तब काम करता है जब वस्तु ऊपर जाती है, ये त्वरण है, और कौन सी दिशा का त्वरण है, ऊपर की दिशा का। तो ऊपर की दिशा अगर वस्तु जाती है तो ये एक्टिव हो जाएगा। क्षैतिज में अगर आप गति करोगे तो गुरुत्वीय त्वरण का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप ऊपर नीचे गए नहीं हो, तो उसकी दिशा ऐसे है। तो जब तक आप यूं चल रहे हो ये कुछ नहीं करेगा, ये तब करेगा जब आप यूं जाओगे, ऊपर जाओगे तो ये वही करेगा, कट कट कट, कम करना और फिर वापस बढ़ाना, ऊपर नीचे जाओगे तब। तो यानी क्षैतिज गति में इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई इफेक्ट इसने नहीं डाला। अब देखते हैं ऊर्ध्वाधर गति, ये वाई वाली दूरी देखो, ये वाई वाली, इसमें आपका जी एक्टिव हो, इसमें आपका जी एक्टिव होगा, जो ऊर्ध्वाधर दूरी है इसमें आपका जी एक्टिव होगा। और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला। एस तो है हमारा वाई, एस तो है हमारा वाई बराबर, वेग है हमारा u की जगह है हमारा u साइन अल्फा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर गति ऊर्ध्वाधर घटक से होती है। ये घटक घटक समझ रहे हो क्या कहते हैं, ये घटक घटक समझो, मैन जो घटक घटक है ना, इसे समझो। ये जो घटक घटक की कहानी है ना, इसको पहले अच्छे से समझो कि घटक का रोल क्या होता है और क्यों घटक जरूरी है ना। अगर मान लो कोई पत्थर है, कोई पत्थर को आप इधर खींचोगे तो पत्थर इधर ही जाएगा, इधर खींचोगे तो इधर जाएगा, जब आप इधर खींचोगे तो पत्थर इधर जाएगा, इधर खींचोगे तो इधर जाएगा, इधर खींचोगे तो इधर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। यानी पत्थर हमेशा अपने बल की दिशा में जाता है, पत्थर बल की दिशा में जाता है, ठीक है। इस केस में इसने x दूरी तय की, इस केस में इसने y दूरी तय की, इस केस में x, इस केस में y। लेकिन अगर यही बल इस पत्थर के ऊपर या इस वस्तु पे इस दिशा में लगता, अब और वस्तु मान लो यहां से यहां पहुंच गई, इतना पहुंच गई, अब इसे ध्यान से देखो, और वस्तु आपकी यहां पहुंच गई, यानी ये जो पत्थर है ये यहां पहुंच गया। यहां पहुंचने का मतलब है इस पत्थर ने का एक एक्स कोऑर्डिनेट भी है, मतलब इसने एक्स पे भी दूरी तय की है और इसने वाई पे भी दूरी तय की है। देखो एक्स एंड वाई, ये एक्स ये वाई, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें, इस गति में कुछ ये मिला हुआ है और कुछ ये मिला हुआ है, और ये जो बल है, इसी बल का कुछ हिस्सा ऐसा है जो इसको इधर खींच रहा है और कुछ हिस्सा है जो इसको ऊपर खींच रहा है, सही।
सही है ये? समझ पा रहे हैं आप इसको? कुछ हिस्सा ऐसा, मान लो इन दोनों को मैं साथ में मिला दूं, इस वाले बल को और इस वाले बल को साथ में मिला दूं, तो वस्तु ऐसे जाएगी नहीं जाएगी? अगर इन दोनों को साथ में कर दें, इन दोनों को साथ में मिला दिया जाए, एक वस्तु पे आप दो बल लगाएं, एक बल F1 इधर लगाएं और एक बल F2 इधर लगाएं, तो क्या होगा? अगर किसी वस्तु पे दो बल लगाएं, F1 और F2 लगाएं, तो वस्तु किधर जाएगी? इधर जाएगी ना? वस्तु इधर जाएगी नहीं जाएगी? तो अगर कोई वस्तु इधर जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका उस बल का एक टुकड़ा इधर और इधर काम कर रहा है। इसे दोनों साइड से समझो कि अगर आप किसी वस्तु पे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों बल लगाएंगे, तो वस्तु बीच में से जाएगी, ऐसे जाएगी। वस्तु आपकी ऐसे जाएगी, यहाँ पे ऐसे जाएगी, जबकि हमने तो ये बल लगाया नहीं था, हमने तो F1 लगाया था और F2 लगाया था, हमने तो ये लगाया था, ये लगा के वस्तु इधर गई थी। तो अगर कोई भी, इसका मतलब है अगर कोई वस्तु इधर जाते हुए नजर आए, तो समझ जाओ कि उसका कुछ हिस्सा इधर और कुछ हिस्सा इधर काम कर रहा है, तभी वो इस तरफ जा रही है, क्योंकि ये तो परिणामी है, ये तो परिणामी है, याद करो, दिखता परिणामी है, लगता परिणामी है वो नहीं है। लगता तो वो जो आप लगाते हैं, आप जो लगाते हैं वो होता है, दिखता परिणामी है। बात समझ में आ रही है? ये हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि हमें जो दिखता है वो परिणामी होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो लग रहा है वो परिणामी है, नहीं। अब आप इसमें F1 F2 लग रहा है, लेकिन आपको जब दिखेगा तो ये दिखेगा, आपको तो ये दिखेगा ना, ये थोड़ी दिखेंगे F1 F2, आपको तो ये दिखेगा, जबकि लग ये रहे, है ना? तो बस यही है। और जो दिख रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है जो काम कर रहे हैं। यहाँ पे काम कौन कर रहे हैं? F1 और F2, ठीक है ना? बस इसीलिए घटक इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि घटक ओरिजिनल होते हैं, घटक ओरिजिनल होते हैं। अगर वस्तु इधर जा रही है तो हमें लग रहा होगा कि इधर जा रही है, नहीं, ये इधर जा इसलिए रही है कि इसके ऊपर एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर घटक है, दो घटक है, इन दो घटक के परिणाम स्वरूप ये इधर जा रही है, इन दोनों के परिणाम स्वरूप ये इधर जा रही है, ठीक है ना? तो ये हो गया u sin अल्फा t माने gt। अब यहां से t का मान निकाल लो, t बराबर x बट्टा a cos अल्फा, और ये मान निकाल के यहां रख दो, तो y बराबर हो जाएगा u, t का मान रख दिया x बट्टा a cos अल्फा, t का मान x बट्टा a cos अल्फा, तो ये हो गया u tan अल्फा। अच्छा, ये a नहीं है, u है, u cos अल्फा रखते, u कट गया, tan अल्फा x हो गया माइनस 1/2 जी, t का मान ये वाला, और टी स्क्वायर का मान ये हो गया 1/u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा और एक्स स्क्वायर। ये समीकरण आ गया, और ये समीकरण जो है कि एक परवलय का समीकरण है, क्योंकि अगर मैं इसको a नाम दे दूं, इस सारे अचर को b नाम दे दूं, तो y बराबर ax प्लस बी एक्स स्क्वायर हमेशा एक परवलय का समीकरण होता है। यानी अब जो कण गति करेगा वो एक परवलय पे गति करेगा, इसका पथ परवलय का जैसा होगा, परवलय होगा, ठीक है ना? ये परवलय हो गया, तो इसका जो प्रक्षेप्य गति है उसका पथ हमेशा परवलय होता है, क्योंकि समीकरण सजेस्ट कर रही है, समीकरण बता रही है कि परवलय होगा, और आप देख भी सकते हैं कि परवलय होगा, ठीक है? चलो, क्लास को यहीं विराम करते हैं, दोबारा आपसे पुनः अगली क्लास में मिलते हैं। हाँ, पैराबोला होता है, और क्यों होता है, घटकों का महत्व समझना कि घटक एक्चुअली ओरिजिनल होते हैं, ओरिजिनल घटक होते हैं। परिणामी तो वो होता है जो दिखता है आपको, फाइनली दिखता है। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में देखते हैं, आपको स्क्रीन दिखाई देती है, कलाकार दिखाई देते हैं, लेकिन क्या ये वो लोग हैं? क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी मूवी बनाई है? जवाब है नहीं। बहुत से लोग हैं, बहुत से काम हैं, बहुत से तरीके से काम किया गया, तब फाइनली वो मूवी बन के आई है। तो वो रिजल्ट है, वो रिजल्ट है जो आपको दिख रहा है ना? उसके पीछे बहुत कुछ हुआ होगा। तो ये जो घटक होते हैं, ये सब वो होते हैं जिसकी वजह से ये परिणाम बना है, ये परिणामी जो बना है उसकी वजह से बना है, तो उनको पढ़ना जरूरी है, उनकी सहायता से ही पढ़ा जाता है। चलो,
बात करते हैं अगले लेक्चर में, फिर मिलते हैं फलन के साथ 10:30 बजे। ठीक है।